हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये MCQs जो सीरीज हमने शुरू की थी उस पर बेस्ड है। और दरअसल हमने ये सोचा है कि अब जो MCQs मैं आपको बहुत थोड़े से सिलेक्टेड MCQs चुनता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए और फिर वो एक उस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि इन MCQs से आपको ये पता चले कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब टेक्स्ट को पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका पूरा टेक्सचुअल मैटर जितना भी होता है, जितने इलस्ट्रेशन होते हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं, पर इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरह से उन्हें अटैम्प्ट करना चाहिए ये अंदाज़ा नहीं हो पाता है। जब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यानी कि आप खुद को MCQs को सॉल्व करने के लिए लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि हमें MCQs का आंसर करना है, जब तक कोई भी चैप्टर भले ही आप कितनी बार पढ़ लें वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कंप्लीट वो तभी होगा जब आप उसके MCQs को अटेम्प्ट करना सीखें और अपने आप को ट्रेन करें कि कोई भी MCQ आएगा नीट एग्जाम में तो बायोलॉजी में, तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे, है ना, कैसे वाइजली उसको आंसर करना है। क्योंकि होता है कभी कभी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे, कभी क्वेश्चन को का जो है मतलब होता है ना सीधा सीधा ना पूछ के उसे डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली फॉर्म में पूछ लेंगे, कभी वो मतलब आपको वो हर तरीका यूज़ करेंगे। एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करता है, जो भी पेपर को सेट करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं वो हमेशा मतलब ऐसे तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आप थोड़ा सा उसमें आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो, थोड़ा सा उस पर जोर पड़े और फिर आप उसे आंसर कर पाएँ। ये नहीं कि बहुत इजीली आंसर हो जाए। ठीक है, तो हम जो है चैप्टर वाइज ले रहे हैं MCQs को। ठीक है, इसमें हमने सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल पे मैंने कुछ सिलेक्टेड MCQs लिए हैं और मैंने आपको इस जो सिलेक्टेड 5 हैं और मैंने बहुत कम 5 इसलिए लिए हैं कि आप बोर ना हो। मेरा मसला यहाँ पे ये नहीं है कि यही MCQ आ जाएगा, हो सकता है ये आ भी जाए, पर मुझे आपको ट्रेंड इसलिए करना है कि आप जब MCQ को देखें तो घबराएं ना, उसको वाइजली आंसर करना सीखें। उसमें नंबर क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मतलब है क्वालिटी से, कि आपको MCQ को अटेम्प्ट करना आ जाए, आप इस तरह से ट्रेन हो जाएं कि MCQ को करेक्टली आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर वाइज लिया। इस चैप्टर के सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का जो हमें 5 सिलेक्टेड MCQs यहाँ पे लिए हैं और मैं आपको समझाऊंगा और आप ये इस MCQs में ये भी देख लेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बार बार वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहला जो इसमें MCQ है, क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। ठीक है, और ये नीट 1998 में पूछा गया है। अच्छा, मैं नीट का नाम यहाँ पे मैंने हर जगह नीट लिख दिया है। नीट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पहले नीट जब एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो नीट के जो एग्ज़ाम थे वो PMT की प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तौर पे किए जाते थे। तो आप यही मान लीजिए कि PMT कहीं लिखा होगा कहीं। अब हम क्योंकि नीट अब पूरी यूनिवर्सल इंडिया में यूज़ हो रहा है थ्रू द इंडिया, पैन इंडिया में यूज़ हो रहा है नीट वर्ड, तो मैं हर जगह नीट ही यूज़ करूँगा, PMT वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। जबकि पुराने क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 98 का भी क्वेश्चन हो सकता है। 98 में नीट एग्जाम इस तरह से ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट नहीं होता था, स्टेट वाइज होता था। ठीक है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। नीट का मतलब यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट जो हुआ करते थे उनमें पूछा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन। नीट 1998 में पूछा गया है। अब ये किस में इन्वॉल्व होता है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में तो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं मसल की, वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन के आर्किटेक्चर में, मेम्ब्रेन को जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आर्किटेक्चर में, सेल के डिवीजन में, सेल डिवीजन में, या DNA रिकॉग्निशन में, DNA को रिकॉग्नाइज करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल पे मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी। वो माइक्रोट्यूब्यूल के जो हमने आपको वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये एक साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट हैं। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? सेल को स्ट्रक्चर या शेप देना, सेल एडेरेंस में भी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। 2 काम हो गए। फिर इसका लोकोमोशन में इसका काम होता है और सेल डिवीजन में काम होता है। सेल डिवीजन में आपको मैं याद दिलाता हूँ, सेल डिवीजन में
जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो काम होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। एक के बाद एक ये जुड़ते जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर कहाँ एनिमल सेल में जनरेट होते हैं? एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल से निकलते हुए आपको देखेंगे, सेंट्रियोल से निकलते हैं और ये प्रोटीन होते हैं, दरअसल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन एक के ऊपर एक के बाद एक, जैसे इसके बाद एक और लग गया, फिर एक और लग गया, और इस तरह से इनकी लेंथ एक्सटेंड होती है। और ये सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के खास पोजीशन पे ये अटैच होते हैं, खास स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। ठीक है, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। और फिर क्रोमोसोम्स को बीच से ये सेंटर से ये किस तरह से अटैच हो जाएगा, दूसरा स्पिंडल फाइबर इधर अटैच हो जाएगा। और पोलवार्ड मूवमेंट जब इनका होता है, यानी कि मेटाफेज पे भी, जब मेटाफेज पे आते हैं और फिर मेटाफेज से फिर ये फर्दर सेपरेट होके जब एनाफेज और एनाफेज कंडीशन होती है और जो टीलोफेज कंडीशन होती है, तो इसके पूरे थ्रू आउट मतलब जो क्रोमोसोम का मूवमेंट को रेगुलेट कोई करता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, फाइबर हैं, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बने ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई देगा, तो स्पिंडल फाइबर का मतलब कि वो माइक्रोट्यूब्यूल ही हैं और माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। लैब में जैसे इंसान जो बायोलॉजी की स्टडी शुरू करता है 10th से शुरू कर देता है, +2 में जाके थोड़ा उसको और समझ आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जब आप बायोलॉजी के लैब में जाते हैं और वहाँ पे माइटोसिस की स्टडी करना होती है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मटेरियल बेस्ट मटेरियल होता है टू स्टडी माइटोसिस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में सबसे पहले आपको क्या ऐसा मटेरियल दिया जाता है जिसमें आपको माइटोसिस की स्टडी कराई जाती है, मतलब उसकी स्लाइड बनवाई जाती है, फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके माइटोसिस की स्टडी होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं माइटोसिस की जो स्टडी होती है, इसमें एंथर दे रखा है, ओवरी दे रखी है। एंथर जो है एंथर इसका मेल पार्ट है, ओवरी फीमेल पार्ट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लीफ टिप जो होती है, लीफ के ऊपर जो टिप होती है वो, और आपका रूट टिप। ठीक है, तो एंथर जो होती है, एंथर वॉल्स में तो जो आपका एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो तो मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो भी मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, रूट टिप की अगर हम लीफ टिप की बात करें तो लीफ टिप जो होती है इसमें माइटोसिस होती है, नो डाउट, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो माइटोसिस होती है। टिप, जितने भी टिप्स रीजन होते हैं, जैसे आपकी शूट टिप है, आपने पढ़ा होगा कि शूट टिप और रूट टिप में स्पेशली मेरिस्टेमिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये बहुत मतलब इसमें जो पावर ऑफ डिवीजन होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रूट टिप में आप स्पेशली कह सकते हैं कि रूट टिप में माइटोसिस बहुत तेज़ी से होती है, और रूट टिप को ग्रो कराना, उन्हें आइसोलेट, उन्हें अलग करना, प्लस उन्हें फिक्स करना फिक्सेटिव में। और फिर फिक्सेटिव क्या होता है, किसी भी जैसे रूट टिप को हमने काटा और एक फिक्सेटिव में डाल दिया, तो फिक्सेटिव में क्या जाने पे क्या होगा कि रूट टिप में जितनी भी सेल्स होंगी, कोई मतलब इसमें मेटाफेज में होगी, कोई एनाफेज होगी, कोई टीलोफेज में होगी, अलग अलग सेल डिफरेंट स्टेजेस में होंगी डिवीजन के। ठीक है, तो उसमें वो उस पर्टिकुलर स्टेज में सेल को अरेस्ट कर देता है, ताकि जब आप स्टडी करें तो सेल जो है उस पर्टिकुलर स्टेज में आपको अरेस्ट मिले और आप उसकी स्टडी कर पाए। ठीक है, तो रूट टिप जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इसमें, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है माइटोटिकली डिवाइड करना। तो इसका जो आंसर है वो रूट टिप है। और आप लोग जो यूज करते हैं रूट टिप वो अनियन की करते हैं। अनियन रूट टिप जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, वो अनियन इजीली अवेलेबल मार्केट में होती है। इसकी अनियन के बल्ब को आप एक
आप समझ लीजिए शॉर्ट नेक बॉटल पे या नैरो नेक बॉटल पे रखकर उसे ग्रो करा लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जो रूट टिप होती हैं वो नीचे से निकल के ग्रो करने लगती हैं और एक स्टेज में आप उसे रूट को, वही अनियन को उठा के उसकी जो रूट टिप आती हैं उनको आप ट्रिमिंग कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम, जब वही मैंने बताया क्रोमोसोम का जब मूवमेंट हो रहा होता है, जब मेटाफेज पे होते हैं, एनाफेज पे होते हैं, टीलोफेज पे होते हैं, तो क्रोमोसोम के किस स्ट्रक्चर से आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है। स्पिंडल फाइबर्स यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के किस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं? तो देखिए आप, ये आप क्रोमोसोम मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो होता है ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर पे स्पेशली ये स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, बस सेंट्रोमियर से डायरेक्ट अटैचमेंट इनका नहीं होता है। सेंट्रोमियर पे भी एक प्रोटीन असेंबली या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगा होता है। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपको किसी गेट को खोलना है, तो गेट को खोलने के लिए आप गेट पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं जिसका नाम हैंडल होता है। वो हैंडल को पकड़ के आप गेट को अंदर बाहर बंद करते हैं या खोलते हैं। ठीक है, तो इस पे भी एक प्रोटीन असेंबली लगी होती है। सेंट्रोमियर पे यहाँ एक प्रोटीन असेंबली होती है जिसका नाम क्या होता है? उस असेंबली के थ्रू लगे होते हैं। क्रोमोसेंटर नहीं होता है, क्रोमोमेयर नहीं होता है, काइनेटोकोर और सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर पे तो अटैच ही होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो बट सेंट्रोमेयर से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है वो प्रोटीन असेंबली है। काइनेटोकोर वो प्रोटीन असेंबली है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। इसके थ्रू मतलब पहले इससे अटैच होंगे और ये कहाँ अटैच होगा? सेंट्रोमियर से। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स ऑफ अनियन, वही क्वेश्चन आ गया कि अनियन की रूट टिप आपको दी जाती है इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्रोमोसोम्स को काउंट करो। यानी कि अनियन की रूट टिप आपको दे दी, फिर अनियन की रूट टिप को सीधी सी बात है उसको आप स्लाइड बनाएंगे पहले माइटोसिस की। स्लाइड जब बन जाएगी कवर स्लिप प्लेस कर देंगे अच्छे से, फिर माइक्रोस्कोप में से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको सेल्स दिखाई देंगी, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। उन क्रोमोसोम्स को आपको काउंट करना है। तो एक लिखा है इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू, मतलब किस स्टेज में आप क्रोमोसोम्स को अच्छे से काउंट कर सकते हैं। अगर आपसे काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप किस स्टेज में क्रोमोसोम्स को कन्वीनियंटली काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसमें मेटाफेज का नाम दे रखा है ऑप्शन में, टीलोफेज पे, एनाफेज पे, प्रोफेज पे। देखिए मैं आपको सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज, देन मेटा, देन एना, देन टीलो। तो प्रोफेज में आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो मतलब थिक हो रहे होते हैं, इनकी थिकनिंग हो रही होती है, इनका कंडेंसेशन हो रहा होता है। तो इस पे क्रोमोसोम बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। मेटाफेज जो सेकेंड स्टेज होती है, इस पे क्रोमोसोम्स मतलब ये समझ लीजिए मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, बहुत अच्छे से आपको दिखते हैं। और मेटाफेज क्या होती है? सेल के अंदर जो आपकी इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर आके सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं। एक ही सेंटर की जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर आके लाइन अप होंगे। ठीक है, जैसे आप ये सेल है तो ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएंगे बीच में कहीं आके। ठीक है, तो इस स्टेज को मेटाफेज कहेंगे। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मोस्ट विजिबल होते हैं, तो है ना, सबसे ज्यादा विजिबल अगर किसी स्टेज में होते हैं तो मेटाफेज पे होते हैं। एनाफेज पे आपने देखा होगा क्रोमेटिड अलग हो जाती हैं, क्रोमेटिड का सेपरेशन शुरू होता है और पोल वर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है। टीलोफेज पे ये पोल पे बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो सबसे अगर बेस्ट मोस्ट विजिबल स्टेज अगर कोई बोली जाएगी जिसपे क्रोमोसोम्स काउंट किए जा सकते हैं तो मेटाफेज होगी। ठीक है, और मेटाफेज ऐसी स्टेज है जिसपे आप क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से देख सकते हैं और क्रोमोसोम्स को काउंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें एनाफेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमेटिड अलग हो रहे होते हैं, तो कुछ हो चुके होते हैं और कुछ हो ही रहे होते हैं, तो अर्ली एनाफेज या लेट एनाफेज पे, फिर टीलोफेज पे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। तो देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया कि मेटाफेज स्टेज पे, ये वाली स्टेज पे, यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर मान लीजिए है, तो ये धागों से इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो स्पिंडल है ये सेंट्रोमेयर है ऊपर नीचे, और ये धागे हैं यानी कि स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स बाय देयर, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की कौन से स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखिए वही रिपीट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आया था कि स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मैंने यहाँ काइनेटोकोर कहा था, यानी कि सैटेलाइट क्रोमोसोम का एंड होता है, ऐसे नहीं होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता है। काइनेटोकोर जो है ये आपका सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर पे एक प्रोटीन असेंबली है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और सेंट्रोमेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटोकोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मुझे आशा है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।